हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करने वाली हूँ नीट 2026 को लेकर, जो 3 मई 2026 को होने जा रही है। राइट। तो आप सब भी जान रहे होंगे कि नीट 2026 जो 3 मई को होने वाली है, आज से अगर मैं काउंट करूँ तो ओनली 97 डेज बच गए। एंड इस मोमेंट पे हो सकता है बहुत सारे बच्चों की सिलेबस कंप्लीट हो गई होगी एंड बहुत सारे बच्चों की सिलेबस कंप्लीट होने बाकी भी होंगे। और इस टाइम में बच्चे थोड़े पैनिक कर जाते हैं, तो आपको पैनिक नहीं होना है। सिलेबस है बड़ा, कर लोगे आप। 97 डेज हैं आपके पास। लेकिन इस मोमेंट पे आपको किस किस चीज़ों की ध्यान रखनी है उस बारे में मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि अभी आप घबराए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो घबराना नहीं है सिचुएशन से, बल्कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है। कुछ बच्चे होते हैं कि सोचते हैं कि वो तो टॉपर है, लेकिन क्या वो टॉपर बच्चे अपने बचपन से होता है? नहीं। एक्चुअली वो टॉपर कैसे होता है, अगर मैं बात करूँ एवरेज और टॉपर के बीच में डिफरेंसेस क्या होती हैं, किन्हीं को पता है? जो एवरेज बच्चे होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, दोनों में फर्क यह है कि जो टॉपर्स हैं वो अपने पढ़ाई को लेकर फुली डेडिकेटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। लेकिन एवरेज स्टूडेंट थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ किसी भी सब्जेक्ट में बात करूँ, तो बच्चे अगर कोई पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, तो जो टॉपर्स होते हैं उस चैप्टर को भले ही वो 10 बार पढ़ लिए हो, लेकिन उन्हें लगता है कि इसे फिर से तो पढ़ना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। वो अपने मन से नहीं सोच रहे होते हैं। उनका ये नहीं होता है कि उनके मन में है कि उनके मन में भी आता है कि अरे यार पढ़ तो लिया, मुझे सब कुछ तो पता है, लेकिन फिर भी उन्हें होता है कि नहीं, करना पड़ेगा। जो एवरेज बच्चे होते हैं उन्हें लगता है पढ़ तो लिया हूँ मैं, आता है मुझे सब, तो वो स्किप कर जाते हैं, रिवाइज नहीं करते। तो इसी पे ध्यान देना है कि हमें क्या करना है। किसी भी चैप्टर को बार बार रिवीजन करने की नीड पड़ेगी तो हमें करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो करना है। अगर मैं 500 क्वेश्चन भी लगा लिया हूँ पर्टिकुलर चैप्टर का, तो मुझे उसका 1000 करना पड़ेगा, स्किप नहीं करना है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चारों सब्जेक्ट के बारे में, तो बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के कारण उन्हें लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बायो तो हो जाएगा। तो बायो एक्चुअली आपको मेडिकल सीट दिलवाने वाली है, लेकिन आप इस चक्कर में बायो को सोचते हो बायो मेरे से हो जाएगा, तो बायो को स्किप करके आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हो, ओवर स्टडी करने लगते हो, जिस वजह से बायो को आप छोड़ जाते हो एंड बायो में आपकी मार्क्स कम हो जाती है। तो बायो पे आपको फोकस करना पड़ेगा। बायो को स्किप नहीं करना है। जितना आप टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को दे रहे हो, उतना टाइम आपको बायो को भी देना पड़ेगा। स्किप करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो क्या करना है, बायो में जब एनसीईआरटी आप रीड करते हो ना, क्वेश्चन फ्रेमिंग खुद से करनी है। खुद से ही आपको क्वेश्चन फ्रेम करना होगा, जिससे आपकी एनसीईआरटी की लाइन क्लियर हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी आप पढ़ लिए इन वे, नहीं। आपको एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते खुद से क्वेश्चन फ्रेमिंग करना होगा। एंड जब आप क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हो लाइन बाय लाइन, आप जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हो उस तरीके से आपको क्या हो रहा है, वहां से क्वेश्चन के साथ ही साथ आपकी लाइन की क्लियरिटी मिल रही है। आप समझ सकते हो कि किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेमिंग हो पाएगा। राइट। तो उससे क्या होगी, जब आप एग्जाम के टाइम में जब क्वेश्चन टिक लगाओगे तो आपका यू क्लियर हो जाएगा वो चैप्टर। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात मैं बोलूँ तो टॉपिक वाइज जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन को आप टिक करो, उतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। एंड जो भी आप मटेरियल पहले से पढ़ रहे हो, जो ओल्ड मटेरियल उसे ही पढ़ना है, न्यू मटेरियल को आपको हाथ भी नहीं लगाना है, वरना एम मूवमेंट पे प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पे ध्यान रखना है। जिस फैकल्टी से आप पढ़ रहे थे शुरू से उन्हीं से पढ़ना है, फैकल्टी चेंज नहीं करने की नहीं है। जो आपके फेवरेट फैकल्टीज है, रिस्पेक्टिव फैकल्टी, उनसे ही पढ़ो आप। फिर मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री। बायो कंपेरिजन में केमिस्ट्री टफ होती है, तो उसमें क्या करना है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये 3 पार्ट है आपके। फिजिकल में क्या करना है आपको, फिजिकल में अगर मैं बात करूँ, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको फॉर्मूला को रिवाइज करते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यूज किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी में भी स्किप नहीं करनी है। लास्ट 15 to 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज को कर ही लेना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और एनसीईआरटी केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करनी है, और हर अच्छे से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब मैं केमिस्ट्री में बात करूँ तो आपको एनसीईआरटी की लाइन तो पढ़नी ही पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, स्किप नहीं करना है। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होते हैं, प्रॉब्लम आती है आप लोग को याद करने में, तो रिएक्शन का एक चार्ट बना लेना है, उस चार्ट को फॉलो करना है, उसको याद करना है, उसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तभी आपको याद रह पाएगा। एंड इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी की लाइंस आपको अच्छे से कवर हो जानी चाहिए, स्किप नहीं करना है। ठीक है, और पीवाईक्यूज तो कर लेनी है। और रहा बात फिजिक्स से जिससे बच्चे अक्सर डर जाते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं वो, तो फिजिक्स में बात करूँ तो न्यूमेरिकल, यानी आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, फार्मूला आपको रिवाइज करना है टाइम टू टाइम। एंड जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अगर मैं बात करूँ तो हम देख रहे हैं ना, पीवाईक्यूज हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, एनसीईआरटी, यानी इन तीनों चीजों पे कमांड करनी है। अवॉइड क्या करना है,
लास्ट टाइम पे अपनी कोई भी मतलब कि कोई भी न्यू मटेरियल को हाथ नहीं लगाना है। जो आप पहले से रिवाइज कर रहे थे, जो जिस तरीके से कर रहे थे उसी मटेरियल को फॉलो करना है। कोई भी लास्ट मोमेंट पे चेंज नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्टिव फैकल्टी से ही पढ़नी है, कोई भी फैकल्टी चेंज नहीं होने चाहिए। एंड उसके अलावा आपके जितने ज़्यादा हो सके सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है, लाइक मोबाइल फोन्स को अवॉइड करना है, ओवर यूज़ नहीं करना है। एंड प्रॉपर स्लीपिंग मतलब प्रॉपर सोना है आपको, और स्लीप साइकिल को मेंटेन रखना है।